नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूप गुप्ता प्रेरक आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हिंदी साहित्य की कुछ मिलती जुलती रचनाएं, जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है परीक्षा में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो काव्य है कि उपन्यास है कि कहानी है। तो एक जैसे नाम की बहुत सारी विधाएं होती हैं हिंदी साहित्य में, तो उनसे संबंधित आज ये जो है वीडियो है। और इसमें आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न है रचनाओं से संबंधित, वो बिल्कुल जो है उनकी जो है समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो जितने भी आपके जो डाउट हैं वो आज ख़त्म हो जाएंगे रचनाओं से संबंधित। और ये रचनाएं बहुत सारी हैं, तो इन्हें जो है मैं पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी कम से कम 100 से भी ऊपर ये रचनाएं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जो है चैनल का नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अपराजिता। तो अपराजिता देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, काव्य भी है और अपराजिता एक उपन्यास भी है। अगर मैं बात करूँ अपराजिता की, तो अपराजिता क्या है, काव्य है जो रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित है। और दूसरा है अपराजिता, जो एक उपन्यास है जो चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित है। ठीक है, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। नीली झील। नीली झील क्या है, एक कहानी है, और नीली झील एक एकांकी भी है। नीली झील एक एकांकी और नीली झील एक कहानी। इसके जो लेखक हैं वो दोनों अलग अलग हैं। कहानी की मैं बात करूं, नीली झील कहानी, तो ये लिखा कमलेश्वर ने। और नीली झील एकांकी की बात करूं तो धर्मवीर भारती की एकांकी है नीली झील। इसी क्रम में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अर्धनारीश्वर। इसमें देख लीजिए, मैं बता दूं आपको, जो जितने भी फ़िलहाल मैंने अभी लिखे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन कहीं कहीं पर अगर मुझे लगेगा कि आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, केवल पढ़ना ही है, क्योंकि रचनाएँ बहुत सारी हैं, तो उसमें जो है आपको वही इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उन्हें मैं बताता चलूँगा, वही आपको याद करना है। बात कर लेते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, महत्वपूर्ण है। और अर्धनारीश्वर निबंध है किसका, रामधारी सिंह दिनकर का। दोनों ही लेखक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है स्थान रखते हैं हिंदी साहित्य में, और दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है वो किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। अगर मैं अर्धनारीश्वर निबंध की बात करूं तो ये किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा एक पति के नोट्स। ठीक है, क्या आता है, एक पति के नोट्स। ठीक, एक पति के नोट्स उपन्यास है। एक पत्नी के नोट, ये भी उपन्यास है। एक कस्बे के नोट्स, ये भी उपन्यास है। अगर मैं बात करूं, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। एक पत्नी के नोट्स ठीक ममता कालिया का है। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी का है। देखिए, आप इन सभी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आप इसकी जो है आसान सी ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे मैं अगर ऊपर से ही लेकर चलूँ इसे, तो देख लीजिए, जैसे मैं बात करूं अपराजिता की, तो अपराजिता काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। तो अपराजिता रामेश्वर, ठीक है। अपराजिता कौन करता है, जो काव्य लिखता है। काव्य कौन लिखता है, रामेश्वर लिखते हैं। तो आप किसी तरीके से इसकी जो है ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उपन्यास लिखना है तो आप अपराजिता लिखिए, चतुर्सेन शास्त्री के पास जाइए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नीली झील देखनी है तो कहानी सुनो, किससे सुनोगे, कमलेश्वर से। ठीक है, नीली झील पर बात करनी है तो एकांकी सुन लो भाई धर्मवीर भारती से। तो आप इस तरीके से इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अर्धनारीश्वर की, तो अर्धनारीश्वर क्या, उपन्यास। ठीक, बात करूं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो देखो, जो अर्धनारीश्वर होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं शिव शंकर के रूप में। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो शिव शंकर हैं वो किसके उपासक हैं, विष्णु के हैं। ठीक है,
तो जब अर्धनारीश्वर जब शिव शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया तो उन्होंने विष्णु प्रभाकर की पूजा की उपन्यास लिखने के लिए, ठीक है। उपन्यास को लिखने से पहले अर्धनारीश्वर जो है रूप के लिए विष्णु प्रभाकर की जो है पूजा की। इसी तरीके से अगर जब उन्होंने निबंध लिखा, ठीक, तो किसकी पूजा की भाई? राम की पूजा की। किसकी की? राम की पूजा की। तो इस तरीके से रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसकी जो है ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। एक पति के नोट्स उपन्यास है महेंद्र भल्ला का। महेंद्र भल्ला ने क्या किया, जो है महेंद्र भल्ला जो थे पति थे, ठीक। किसके पति थे भाई? अपनी पत्नी के थे, है ना। तो पति थे, तो एक पति के नोट्स किसने लिखे भाई? महेंद्र भल्ला ने। क्योंकि तीनों उपन्यास हैं तो आपको यहाँ विधा की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तीनों ही विधाएं हैं। एक पत्नी के नोट्स, पत्नी कौन है भाई? ममता कालिया है, ठीक है। तो ममता कालिया ने क्या करा? पत्नी के नोट्स दे दिए। महेंद्र भल्ला ने क्या करा? अपने नोट्स लिख के दिए। देखिए, जेंट्स तो पति होता है ना, और पत्नी कौन होती है? लेडीज़ होती है। तो इस तरीके से आप इसे ट्रिक बना सकते हैं कि महेंद्र भल्ला ने अपने नोट्स दिए लिख के, ठीक है, और फिर ममता कालिया ने अपने नोट्स दे दिए, ठीक। तो और अगर मैं बात करूं एक कस्बे के नोट्स, तो नीलेश रघुवंशी, ठीक, रघुवंश, ये अगर मैं बात करूं, देखिए जो राम थे वो रघुवंशी थे ना। तो एक कस्बे के नोट्स, ठीक, जब राम के उसकी दरबार की बात होती है तो रघुवंशी, ठीक। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक कस्बे का जो है पूरा उपन्यास किसने लिखा? रघुवंशी ने लिखा, राम राज्य में लिखा गया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे 5 नंबर पर। तो इसमें आता है त्रिशंकु। त्रिशंकु कथा संग्रह है मनु भंडारी का, ठीक। त्रिशंकु नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। त्रिशंकु निबंध है अज्ञ का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपको याद रखने हैं। देखिए, त्रिशंकु अगर कथा संग्रह की बात करें तो मनु भंडारी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिक आप बनाते चलेंगे कि भाई त्रिशंकु पर जो कथा गई थी वो किसने की थी? भंडारी जी ने कही थी, ठीक है। अगर भंडारी त्रिशंकु की बात करें तो देखो त्रिशूल किस पर होता है? शंकर भगवान पर होता है, भोले भंडारी कहते हैं ना इसे। तो भोले भंडारी मनु भंडारी, ठीक। भंडारी से आपको त्रिशंकु याद रखना है, मगर वो कथा कहते हैं, ठीक है। आप कबूतर वाली अमरनाथ वाली कथा से भी इसे जोड़ सकते हैं आप, मतलब किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि ये जितनी भी रचनाएं हैं वो हमें याद हो जाएं। त्रिशंकु अगर नाटक की बात करें, ठीक है, तो ब्रजमोहन, तो ब्रजमोहन ने क्या करा था? नाटक करा था भाई त्रिशंकु को लेकर, ठीक है। मोहिनी रूप से आप इसे जो है कर सकते हैं। भस्मासुर को भस्म करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। किसने किया भाई? ब्रज। ब्रज किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं, ठीक है। तो त्रिशंकु को जब भस्मासुर मारने गया था तो उन्होंने नाटक किया था, ठीक है, मोहिनी रूप रख के। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो त्रिशंकु नाटक हो जाएगा ब्रजमोहन का। त्रिशंकु निबंध, त्रिशंकु निबंध की बात करें तो अज्ञ, ठीक है। तो त्रिशंकु निबंध किसने लिखा भाई? अज्ञ ने लिखा है। तो आप इसे भी ट्रिक के माध्यम से कैसे ही बना के याद कर सकते हैं। बहुत तरह की आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, छोटी या बड़ी भी। चलिए बात करते हैं आगे अनित्य। अनित्य उपन्यास है मृदुला गर्ग का। देखिए, जितनी भी ये जो लेटेस्ट कृतियाँ होती हैं ना, जो नए रचनाकार होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं ज़्यादातर। तो मृदुला गर्ग की ये अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि अनित्य जो है रचना किसकी है, ये किस विधा की रचना है, तो पूछ लिया जाएगा। तो उपन्यास बताना है आपको, और है किसकी? मृदुला गर्ग की है। अनित्य कहानी किसकी है? ये है बदिउज्जमा की, ठीक है। चलिए, पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद की। पंच परमेश्वर कहानी है रांगे राघव की। तो देखिए, दोनों कहानियां हैं, दोनों कहानियों के एक जैसे नाम हैं, बस राइटर अलग अलग है। अब कभी कभी क्या होगा, इस तरीके के प्रश्न कब आते हैं? जब आपको 4 ऑप्शन में प्रेमचंद नहीं दिखाई देंगे और रांगे राघव होंगे, तब आप परेशान हो जाएंगे कि पंच परमेश्वर तो भाई प्रेमचंद की कहानी थी, अब क्या करें? तो वहाँ आपको रांगे राघव को याद करना है, ठीक है। रांगे राघव वहाँ पर होंगे पंच परमेश्वर में, सही। बढ़ते हैं आगे।
झूठा सच, क्या आया, झूठा सच। ठीक, तो झूठा सच किसने लिखा, झूठा सच अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो यशपाल का है। झूठ सच, ये है झूठ सच, ऊपर है झूठा सच। ठीक है, झूठ सच निबंध की बात करें तो किसका है, सियाराम शरण गुप्त का है। ठीक है, किसका है, सियाराम शरण गुप्त का है। ठीक है, आप इसे याद कैसे करेंगे, झूठा सच उपन्यास महत्वपूर्ण है, यशपाल का है। ठीक है, यश पाने के लिए लोग क्या करते हैं, झूठे झूठे उपन्यास लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए याद करने की, इसका मेरा मोटो ये नहीं है मैं किसी भी लेखक या उसको कुछ अलग या शब्दावली देने का काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आप इसे किस तरीके से याद कर लें, बस परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो झूठा सच, झूठा सच क्या है, देखिए यश पाने के लिए लोग क्या कहते हैं, झूठा सच लिखते हैं उपन्यास के रूप में। ठीक है, तो ये सब आप यश से यशपाल हो जाएगा। ठीक है, झूठ सच, ठीक है, निबंध सियाराम, सियाराम, ठीक है, सियाराम ने लिखा क्या, झूठ सच, तो झूठ सच क्या है, निबंध है। ठीक, इसे याद कैसे करेंगे कि भाई सियाराम से अगर झूठ सच बोलोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, निबंध लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। बात करें काली आंधी और पीली आंधी की, ठीक, रचनाएं हैं एक जैसी। काली आंधी किसकी है, उपन्यास है कमलेश्वर का। पीली आंधी किसका है, उपन्यास है किसका, प्रभा खेतान। तो आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि भाई काली आंधी, काली आंधी मतलब कब आती है, जब कमलेश्वर, ठीक है, जब ईश्वर, इससे कमलेश्वर से ईश्वर निकाल लो, और जब ईश्वर क्या करता है, काली आंधी जब तांडव लाता है, जब उपन्यास में उसे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब उसके कैरेक्टर, उसके पात्र, उपन्यास को यहाँ पृथ्वी मान सकते हो, और जब उसके पात्र जो है अत्याचार करने लगते हैं, दुराचार करने लगते हैं, तो ईश्वर क्या करता है, तांडव लेके आता है, तो काली आंधी आती है। ठीक है, तो कमलेश्वर, जब ईश्वर तांडव लाता है, तो वैसे विधाएं दोनों एक जैसी हैं, तो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, काली आंधी कब आती है, जब ईश्वर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। पीली आंधी कब आती है, पीली आंधी आती है प्रभा खेतन, ठीक है, जब प्रातः, ठीक है, जो है प्रातः होती है तो खेतों में क्या आती है, पीली आंधी आ जाती है। ठीक है, पीली आंधी प्रातःकाल खेतों में आती है। सही, तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांधो न नाव, ठीक, इसके बाद आता है बांधो न नाव इस ठाव। ठीक है, ये है उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क का। अगर बात करें इसकी बिल्कुल एक जैसी जो कृति है वो है बांधो न नाव इस ठाव, काव्य है निराला जी का। ये सबसे अधिक पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आप इसे, इसकी ट्रिक भी बन सकती है। बांधो न नाव इस ठाव, ठीक है, अगर अगर अश्क क्या होता है, अश्क तो आंसू कहते हैं ना, अश्क बहाना। तो देखिए अगर आपने उपन्यास लिखा, ठीक है, बांधव नना इस ठाव, ठीक, उपन्यास है तो अश्क बहा जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, अश्क बह जाएंगे। बांधव ननाव इस ठाव काव्य है, ठीक, निराला, तो निराली कविता कर दी आपने बांधव ननाव इस ठाव करके। ठीक है, तो आप इसे किसी भी प्रकार से अपने सुविधा के अनुसार आप इसे याद कर सकते हैं। सही। सन्यासी, सन्यासी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। सन्यासी नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। और युवा सन्यासी नाटक है कैलाश वाजपेयी का। ठीक, सन्यासी अगर उपन्यास की बात की जाए तो किसका है, इलाचंद्र जोशी का। ठीक है, और सन्यासी नाटक है क्या, किसका, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ठीक, तो और युवा सन्यासी नाटक है कैलाश वाजपेयी का। सही है, तो नीचे वाले दो नाटक हैं, जब युवा थे तो कैलाश पर जाते थे। ठीक है, जब युवा सन्यासी हैं तो वो कैलाश पर जाते हैं नाटक करने के लिए। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। अगर सन्यासी हैं तो वो केवल लक्ष्मी की पूजा करेंगे, ठीक, नाटक करने के लिए। लक्ष्मी की पूजा करते हैं कौन, सन्यासी, नाटक करने के लिए। ठीक, सन्यासी उपन्यास इलाचंद्र जोशी का। ठीक है, जो उसमें आके लोगों ने क्या किया, सन्यासी
सन्यासियों को उपन्यास लिखने के लिए दे दिया। ठीक, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। उर्वशी काव्य है प्रसाद का, उर्वशी काव्य है दिनकर का। ठीक, ये सबसे अधिक पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण कृतियाँ होती हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, तो जैसे उर्वशी काव्य है ये जयशंकर प्रसाद का है। अगर उर्वशी काव्य दूसरा अगर मैं बात करूं तो रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। सही, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ट्रिक आप बना सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। चलिए बढ़ते हैं आगे। रश्मि काव्य महादेवी वर्मा, और रश्मि रथी किसका है? काव्य दिनकर का। ठीक है, महादेवी वर्मा का, रश्मि रथी काव्य है दिनकर का। तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो पिता कहानी है ज्ञान रंजन की, पिता कहानी है महीप सिंह की। ठीक है, पिता नाम से 3 कहानी है, तो उसकी जो है बात कर लेते हैं। पिता कहानी है ज्ञान रंजन की, ठीक, पिता कहानी है महीप सिंह की, और पिता कहानी है धीरेन्द्र अस्थाना की। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। पिता और कहानी का जो शीर्षक है और जो है कहानी है वो विधा भी एक ही है, तो आपको केवल इनके जो है नाम याद करने हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला रूल नहीं है कि आपको कैसे याद करना है, बहुत ही सरल है। जहाँ एक जैसे नाम है कहानी के या विधाओं के, तो वहाँ आपको एक बार याद करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि क्या है राइटर के नाम अलग अलग हैं तो वो आपको केवल याद करने पड़ेंगे, कहीं कहीं विधा याद करनी पड़ेगी। सही, तो आप इस पर ध्यान दे देंगे। बात करें केवल पिता, कहानी है किसकी? सेवाराम यात्री की। पिता दर पिता कहानी है किसकी? किसकी है? रमेश बख्शी। ठीक, तो ये देखिए सारी की सारी कहानियाँ हैं और आपको उनके लेखक याद करने हैं। नीचे के 2 टाइटल आपको याद करने हैं, केवल पिता और पिता दर पिता। केवल पिता है सेवाराम यात्री की, और पिता दर पिता जो है किसकी है? रमेश बख्शी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है दीपशिखा काव्य है महादेवी वर्मा का। दीपशिखा काव्य महादेवी वर्मा। दीपशिखा नाटक है रेवती शरण शर्मा का। ठीक है, दीपशिखा अगर काव्य की बात करें तो दीपशिखा काव्य किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, दीपशिखा नाटक की बात करें तो किसने लिखा? रेवती शरण शर्मा ने। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मुक्तिपथ नाटक है किसका? उदय शंकर भट्ट का। मुक्तिपथ उपन्यास है इलाचंद जोशी का। मुक्तिपथ उपन्यास है किसका? मुक्तिपथ उपन्यास है अभय मौर्य का। मुक्ति पर्व उपन्यास है मोहनदास नैमिषराय का। मुक्ति प्रसंग काव्य है राजकमल चौधरी का। ये आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैंने बात कर ली थी दीपशिखा नाटक है महादेवी वर्मा का। दीपशिखा नाटक है आपका रेवती शरण वर्मा का, और दीपशिखा काव्य है महादेवी वर्मा का। ये हमने पढ़ लिया था। मुक्तिपथ नाटक है उदय शंकर भट्ट का। मुक्तिपथ उपन्यास है इलाचंद जोशी का। मुक्तिपथ उपन्यास है अभय मौर्य का। मुक्ति पर्व उपन्यास है मोहनदास नैमिषराय का। और मुक्ति प्रसंग काव्य है राजकमल चौधरी का। देखिए मित्रों, यदि आपको ये लग रहा हो कि मैं हर उसकी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ट्रिक एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुविधा देती है, तो आपको आपकी सुविधा आपके अनुसार हो तो ज़्यादा ही सही रहेगा। तो आप इसकी जो है किसी भी प्रकार से ट्रिक बना सकते हैं, कहीं भी इसे आप जोड़ सकते हैं, बस आपको याद करना है। मम अरण्य उपन्यास है सुधाकर अदीब का। अंतिम अरण्य उपन्यास है निर्मल वर्मा का। तो निर्मल वर्मा अगर आपको नहीं दिखे ऑप्शन में तो आप ये समझ जाना कि ये सुधाकर अदीब का है, लेकिन कृतियों में उसमें मम है, इसमें अंतिम है, तो अलग ही अलग होगा। बस आपको याद रखना है, एक में मम और एक में अंतिम। सही, दोनों उपन्यास हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे हम।
अंतिम कुछ। दूबधान काव्य है अनामिका का। दूबधान की बात करूं तो काव्य है अनामिका का। दूबधान कहानी है उषा किरण खान की। किसकी? उषा किरण खान की। ये आपको याद रखना है। राग विराग निराला की कविताओं का संग्रह है। राग विराग कहानी है। राग विराग क्या है? निराला की कविताओं का एक संग्रह है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया? रामविलास शर्मा के द्वारा। राग विराग कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशंकर परसाई के। किसके द्वारा? हरिशंकर परसाई के। बात करें धरती। धरती काव्य है त्रिलोचन का। धरती उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का। ठीक, धरती त्रिलोचन और धरती भैरव प्रसाद गुप्त। एक उपन्यास और एक काव्य, एक काव्य और एक उपन्यास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। वसीयत नाटक है भगवती चरण वर्मा का। वसीयत नाटक है नागबोडस का। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि वसीयत के लिए लोग क्या करते हैं? वसीयत पाने के लिए सभी के सभी नाटक करते हैं ना। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि भाई वसीयत पाने के लिए क्या करते हैं? सब भगवती के सामने नाटक करते हैं। ठीक है, और वसीयत जो है क्या है? वसीयत पाने के लिए नाटक करते हैं लोग। ठीक है, और जिसे वसीयत मिलती है वो क्या हो जाता है? नागबोडस। सही, तो आप इसे भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंचवटी क्या है? काव्य है किसका? मैथिली शरण गुप्त का। पंचवटी काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। पंचवटी प्रसंग काव्य है निराला का। ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पंचवटी काव्य मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी प्रसंग महाकाव्य जो है काव्य है निराला का। ठीक, बात करें आगे तो उपसंहार क्या है? उपसंहार क्या है? उपन्यास है योगेश गुप्त का। उपसंहार उपन्यास है काशीनाथ सिंह का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उपसंहार उपन्यास योगेश गुप्त, उपसंहार उपन्यास काशीनाथ सिंह का। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आज का अंतिम, इसके बाद एक इसका जो है पार्ट 2 पार्ट 3 हो सकता है, कई इसके पार्ट बने, तो इसलिए जो है वीडियो को मैं जल्दी से आपको ये कुछ कृतियाँ हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बताता चलता हूँ। जो ज़्यादा ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं तो उनकी मैं साथ साथ आपको ट्रिक भी बताता चलता हूँ और उन पर ज़्यादा ध्यान भी देने के लिए कहता हूँ। क्योंकि ये 100 से ऊपर कृतियाँ हैं, इसलिए हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इन्हें आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं जिससे आपको याद भी हो जाए। गुलाम बादशाह नाटक है नंदकिशोर आचार्य का। गुलाम बादशाह उपन्यास है रूप सिंह चंदेल का। बादशाह गुलाम बेगम नाटक है गिरिराज किशोर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई गुलाम बादशाह नाटक है नंदकिशोर आचार्य का। गुलाम बादशाह उपन्यास है रूप सिंह चंदेल का। गुलाम बादशाह गुलाम बेगम नाटक है गिरिराज किशोर का। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आपको हमें बताना है। ठीक, तो वीडियो के बारे में आपका सुझाव जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपके समक्ष रखी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं ज़रूर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।